डॉलर जो है उसकी स्पीड इतनी बढ़ी कि आप 70 साल के अंदर कहते थे, जो 70 साल में स्पीड नहीं हुई वो आपने 12 साल में कर दी। भारत में सबसे कम बोझ जनता पे डाला जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। अगर कांग्रेस आज हुकूमत में होती तो ये पेट्रोल डीजल के दाम को डबल कर देती। सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रभावित नहीं करती, हर चीज को प्रभावित करती है और इसकी सबसे बड़ी मार पड़ रही है निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग। अपने देश की खासियत यही है, जितना बढ़ना चाहिए उसको भी सरकार की सफलता ही है कि उसको नियंत्रित करके बहुत कम मतलब उसमें बढ़ा रही है। लूटने का बहाना है, मिडिल ईस्ट का ये जो एक बहाना है, जो कि तिजोरी भरना है। ये पता नहीं पैसा जा कहाँ रहा। जब तक हमारा ये यूएस, इजराइल और ईरान का कोई सोल्यूशन नहीं, इनका जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये कीमतें बढ़ेंगी ही। ये गवर्नमेंट कंट्रोल करके रख रही है और आम आदमी को एक राहत देने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार बेशर्मी के साथ और पूरी क्रूरता के साथ आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही है। एक तरफ तो तेल बेचने वाली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और दूसरी तरफ लोगों को बिल्कुल पीसा जा रहा है। महंगाई की मार से गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनावी खर्च वसूलने के लिए मोदी सरकार ने लगातार पिछले 2 हफ्ते में कितना 10 रुपए के आसपास रेट बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बीते 13 दिनों में 4 बार तेल के दाम बढ़ चुके हैं, सीएनजी महंगी हो चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। महंगाई लगातार जेब पर हमला कर रही है। दूसरी तरफ विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, निजी निवेश सुस्त पड़ा है और बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि पेट्रोल कितना महंगा हुआ, सवाल यह है क्या देश एक बड़े आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रहा है। क्या सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए कोई बड़ा रोड मैप है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और क्या सच में रिफॉर्म एक्सप्रेस पटरी पर उतरेगी जिसको लेकर सरकार लंबे समय से दावा कर रही है, या फिर आम आदमी से टैक्स, महंगाई और महंगे ईंधन के जरिए अर्थव्यवस्था को खींचने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर नौकरियां गई, निवेश रुका, महंगाई बढ़ी तो सबसे बड़ा संकट उस मिडिल क्लास पर आएगा जो पहले ही ईएमआई, टैक्स और खर्चों के बोझ के तले दब चुका है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या एनडीए सरकार, मोदी सरकार इस चुनौती को लेकर गंभीर है? आज इसी पे होगी चर्चा। और जो सवाल हम उठाएंगे, क्या कंपनियां, चाहे वो बीपीसीएल है, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, मुनाफे में है, फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े जा रहे हैं। 12 दिनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। यह महंगाई कहां जाके रुकेगी? पश्चिम एशिया युद्ध से जब पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में है तो सवाल है भारत कैसे बच सकता है। इसी पे चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ न्यूज नेशन के मंच पे जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से रोहन गुप्ता साहब, ईशान त्यागी साहब कांग्रेस पार्टी से, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब एनसीपी से और मेजर जनरल के सिन्हा साहब। आप चारों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जुड़ने के लिए। रोहन जी, मेरी आवाज अगर आ रही हो? रोहन गुप्ता साहब, बहुत धन्यवाद। पहले तो ज्यादातर जो अर्थशास्त्री आजकल लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उन सब की जो धारणा है, या मैं कहूंगा वो सबका एक भाव जो सामने निकल कर आ रहा है कि आपकी सरकार इस क्राइसिस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, यानी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे सामने है।
देखिए, यही तो दोहरा मापदंड है विपक्ष का। अगर क्राइसिस स्वीकार करने को तैयार नहीं होते तो प्रधानमंत्री जी क्यों देश की जनता को हिदायत देते कि चलो अभी अब गोल्ड मत खरीदिए, तो उसको डिले करिए। अगर क्राइसिस का स्वीकार नहीं होता तो क्यों कहा जाता कि अभी जो है विदेश टूर है हमको कम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के मानसिक दिवालियापन है। क्राइसिस को कोई स्वीकार कैसे नहीं कर सकता है? जो वैश्विक संकट है पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने, मिलके किस प्रकार से सरकार ने उसका सामना किया है वो देखने की बात है। क्या हम इस बात को झुठला सकते हैं कि क्रूड का भाव डबल होने के बावजूद भी भारत एकमात्र देश है जहां से 5 या 6% अभी प्राइस इंक्रीज हुआ है? क्या हम ये बात झुठला सकते हैं कि एक दिन भी ऐसा नहीं आया है जो डोमेस्टिक जो एलपीजी को लोगों को कभी किल्लत पड़ी हो या कुछ प्रॉब्लम हुआ हो? क्या इस बात को हम झुठला सकते हैं कि भारत देश ने 27 से लेकर 40 देशों तक अपना जो है इंपोर्ट बास्केट को स्प्रेड किया? क्या हम इस चीज़ को झुठला सकते हैं कि एलपीजी का हमारा पर डे प्रोडक्शन 50,000 मैट्रिक टन पे पहुंच गया? तो प्रतिकूल वैश्विक परिस्थिति में भी देश की जनता पे इसका जो मार है वो ज़्यादा ना हो, वो इंश्योर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आपका काम है, आपने तो पैनिक बटन दबाया, पहले भी दबाया, वो भी विफल हो गया। आपने बार बार इसको आपदा में अवसर में कन्वर्ट करने का विफल प्रयास किया। तो देश की जनता हकीकत जानती है, देश की जनता ये भी जानती है कि किसकी बातों पे भरोसा किया जाए। उंगली उठाना आसान है, पर जब आपकी सरकार होती है तब काम करना मुश्किल है। और इसीलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जहां कांग्रेस शासित राज्य है वो तेलंगाना में 112 रुपए पेट्रोल का दाम है, कर्नाटक में 109 रुपए का दाम है। तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपदा में अवसर की बात करते हैं। अपने राज्य में तो वेट कम करके देश की जनता को दिखाई कि हम कर सकते हैं। बट रोहन गुप्ता साहब, हम इस बात को झुठला सकते हैं कि ये जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं ये बहुत भारी मुनाफे में चल रही हैं। क्या हम इस बात को झुठला सकते हैं कि जब यूपीए सरकार तेल के दाम बढ़ाती थी तो आप लोग क्या करते थे? कैसे? क्या हम इस बात को झुठला सकते हैं सर, हम इस बात को झुठला सकते हैं कि सारा ठीकरा वेस्ट एशिया क्राइसिस पे फोड़ दिया जा रहा है जबकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पहले से ही दिखाई देने लगी थी? क्या हम इस बात को झुठला सकते हैं कि रुपया आज किस स्थिति में पहुंच गया है? नहीं, पहली बात मैं सबके आपको जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कौन सा मुनाफा कर रही है भाई साहब? जब से वॉर चालू हुआ 1700 करोड़ से लेके 1000 करोड़ से लेके अभी 600 करोड़ का लॉस चल रहा है। और वेस्ट एशियन क्राइसिस के ऊपर ठीकरा फोड़ने की बात ही नहीं। आदमी ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़ से ज्यादा तो आपने कमाया पिछले 12 सालों में। चुनाव होने के बाद में 25 रुपए पर लीटर बढ़ जाएगा, वो तो हुआ नहीं। मैं आपको उसका जवाब दे दूं। जो आपने 40 लाख करोड़ कहा, मैं आपको एग्जांपल आंकड़ों के साथ बोलता हूं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपीए के समय में 50,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ होता था, उसको 4 गुना करने का काम भाजपा ने किया। आज 12 लाख से लेकर 15 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो घर पे लेके नहीं गई है मोदी सरकार, वो तो देश की जनता के लिए उसको खर्च किया गया। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से हो गया? आज उनके जो ऑयल बॉन्ड है, जो कांग्रेस का पाप था, 3.43 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड का रीपेमेंट कौन से पैसे में से हुआ? इस पैसे में से हुआ। जब कैपेक्स है, जो पैसा है वो देश की जनता के लिए खर्च हुआ। और आज जब आपत्ति है देश की जनता के सामने, जब बफर खड़ा हुआ है, उसी बफर के कारण आज जो है सरकार जो है महंगाई की मार से जनता को बचा पाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि, और मैं रुपए की बात कर लेता हूं। जब वाजपेयी सरकार गई तब रुपए का जो डॉलर का रेट था वो 45 था। जब यूपीए सरकार गई जब 63 का था। मैं 10 साल का कार्यकाल कंपेयर कर रहा हूं, 2004 से 2014 में 18 रुपए का वहां पे डेप्रिसिएशन हुआ। और 2014 से 2024 में क्योंकि 84 का एवरेज रेट था। एक मिनट सुनिए, पहले मेरी बात को खत्म होने दी जाए, मैं आपके मेरी बात को करें फिर आप सवाल पूछिए। 63 से लेकर 2024 का मैं 10 साल का कार्यकाल कंपेयर कर रहा हूं, 83 रुपीज था। तो यूपीए के शासनकाल में रुपया 40% डेप्रिशिएट हुआ। और एनडीए के 10 साल के शासन में रुपया 32% डेप्रिशिएट हुआ, वो भी कोरोना काल आया, इतनी बड़ी आपत्ति आई, सब कुछ हुआ। तो किसने बेहतर परफॉर्मेंस किया? सवाल उठाना इजी है। मैं आंकड़े में आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, हर एक आंकड़ा आप लेके आइए और यूपीए और एनडीए को कंपेयर करें। इसलिए देश की जनता मोदी जी के साथ है। बाकी मेहमानों के पास भी जाता हूं। मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शपथ ली थी 2014 में पहली बार, तब क्रूड ऑयल के दाम $108 पर बैरल थे और डीजल 55 रुपए लीटर था। आज 100 रुपए के आसपास है पर बैरल दाम और डीजल 95 रुपए के आसपास है। अब ये मैथमेटिक्स थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए प्लीज। बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल जो आपने कहा। पहली बात तो अभी के जो रेट है $117 का रेट है क्रूड का, 100 का नहीं है, आपको मैं करेक्ट कर दूं। दूसरी बात, आपने जो 55 रुपए कहा, ऑयल बॉन्ड तभी इश्यू हुए
3,43,000 करोड़ के, अगर मुझे ऑयल बॉन्ड इश्यू करके ही रेट कम कर दो, देश की जनता ने पे किया ना। आपने कहा कि नहीं भाजपा सरकार में 40, किसने पे किया? ये तो डिले करने की बात है, देश की जनता के साथ में धोखा हो गया। हम ये धोखा नहीं करेंगे, हमको मालूम है कि क्या हकीकत है। और दूसरा, उस टाइम पे जो डॉलर और रुपये का रेट था, अगर आपको डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो आज 40% उसमें वो ऐड कर लीजिए, तो 100% आपको जो दिखाएगा ट्रांसपेरेंसी से हमने किस प्रकार से काम किया। देखिए दूसरी बात, आपने कहा क्रूड ऑयल की हम बात करें, क्रूड ऑयल का रेट एवरेज वहां पे $70 का था उस समय पे, और आज आप देख लीजिए लास्ट 3 महीने में क्या एवरेज है। तो हर तरीके से, हर पैमाने पे, आंकड़ों पे आप बात करेंगे, मैं सब आंकड़ों को आपको चैलेंज के साथ नहीं, रोहन गुप्ता साहब मैं आऊंगा आपके पास आके भी, भ्रष्टाचार में डाला और किस प्रकार से एनडीए ने देश के विकास में डाला। ओके, ईशान त्यागी जी आप रिप्लाई करिए कि जो केंद्र सरकार ने जो भी पैसा कमाया है तेल पे टैक्स लगा के, वो आपको सड़कों पे, रेलवे पे, डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिख रहा होगा। रमेश जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले भी रोहन जी ने जिक्र किया दोहरे मापदंड का, मैं दोहरा मापदंड बताता हूं कि जब रोहन जी तेल के दाम बताते हैं तो तेलंगाना का और कर्नाटक का तो जरूर बताते हैं, लेकिन बंबई का बताना, महाराष्ट्र का बताना और बंगाल में जहां इनकी अभी भी सरकार बनी है, जहां 2 महीने ये चुनाव लड़ते रहे, तब महंगाई नहीं बढ़ रही थी। जब 2 महीने चुनाव लड़ रहे थे तब सब कुछ चंगा सी, और उसके बाद महंगाई भी बढ़ने लग गई। और स्लो पॉइजन आपने सुना होगा रमेश जी, धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि तेरे को तड़पा तड़पा के मारूंगा, तो धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे दे के जनता की कमर तोड़ी जा रही है, जनता की जेब में से पैसे की लूट की जा रही है। मैं आपको दोहरा मापदंड बताता हूं, ये तेलंगाना के दाम बता के निकल गए, कर्नाटक के दाम बता के निकल गए, मैं बॉम्बे का दाम बता देता हूं, मुंबई का बता देता हूं, जहां इन्हीं की सरकार है। 111 रुपए का पेट्रोल है और 97 रुपए 83 पैसे का डीजल मिल रहा है। बंगाल में जहां इनकी सरकार बनी है वहां 113 रुपए 51 पैसे का पेट्रोल है प्रति लीटर और 99 रुपए 82 पैसे का डीजल है प्रति लीटर। अगर आपको वैट घटाना है और विपक्ष से सवाल पूछने हैं या विपक्ष पे आपको कोई लांछन लगाना है, तो सबसे पहले जाके रोहन गुप्ता जी कोलकाता में दाम कम करवाइए, महाराष्ट्र में दाम कम करवाइए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इन्होंने अभी बात करी ऑयल बॉन्ड्स की। जब आप 42 लाख करोड़ रुपए की कमाई करते हैं, आप मुनाफा कमाते हैं, पिछले 10-12 सालों में जनता की जेब से पैसा निकालते हैं, तब आपको लगता है कि हम बहाना बना देंगे ऑयल बॉन्ड्स का। ऑयल बॉन्ड्स का इन्होंने अभी खुद बताया कि लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स इन्होंने दिए, ऑयल बॉन्ड चुकाए इन्होंने। अगर 42 लाख करोड़ रुपए आपने कमाए और 3.25 लाख करोड़ रुपए के 3.5 लाख करोड़ के मान लीजिए आपने ऑयल बॉन्ड्स चुकाए, तो ये मैथमेटिक्स जो है ये भी एक बार रोहन गुप्ता जी हमें समझा दीजिए। एक बात तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ईशान जो एक बात रोहन गुप्ता साहब ने कही, मैं आ रहा हूं रोहन जी, एक बात आप सवाल पूछ लीजिएगा। ईशान, मैं रोहन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एक ईशान जी, मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, रोहन गुप्ता साहब की इस बात पे तो दम है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कैपेक्स की बात करें तो केंद्र सरकार का कैपेक्स वाकई बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। ट्रांसपोर्ट आपके दौर में 31,000 करोड़ था, आज 3,10,000 करोड़ के आसपास है। रेलवे आपके दौरान 26,000 करोड़ था, आज 2,81,000 करोड़ के आसपास है। डिफेंस 2,53,000 करोड़ था, आज 7,85,000 करोड़ के आसपास है। तो हमें साइमल्टेनियसली ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि केंद्र सरकार भारी भरकम पैसा खर्च कर रही है इन सेक्टरों पे। रोहन जी जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास पे जाऊंगा। अपने एक मिनट मैं आ रहा हूं ईशान, आ रहा हूं। 40 लाख करोड़ कहां यूज हुआ है वो देखिए ना, ये किसी मुझे बोला, एक आप ही देखिए, मैं खत्म 10 सेकंड करूं फिर आप बोलिए। केवल 10 सेकंड। आपने कहा, जब आपने सवाल वापस, अरे यार ईशान मैं बोल रहा हूं, आप क्यों बीच में, आप जो बोल दीजिए ना 5 मिनट के बाद में, क्या फर्क पड़ेगा। आपने जो सवाल पूछा मैं वापस उस पर आ रहा हूं। आपने कहा 40 लाख करोड़, आज सारे जो खर्च हुआ है ये कैपेक्स में खर्च हुआ, ये किसी की जेब में नहीं गया जैसे कांग्रेस के समय पे जाता था। मैंने वापस आपको क्यों तेलंगाना और एग्जांपल दिया, जब आप यहाँ पे आपदा में अवसर बना के सरकार पे ये सवाल उछाते, अरे आपने ये कर दिया, तो आपको भी 2-3 राज्य वहां पे करके दिखाइए ना देश की जनता को, क्या ना देखिए। आपने तो हिमाचल में टैक्स लगा दिया, आपने तो इंक्रीज कर दिया। आप अगर विपक्ष में आप चाहते हैं कि जनता आपकी बात पे भरोसा करके कुछ तो पॉजिटिव करके दिखाइए कि जिससे देश की जनता को लगे कि हाँ आपको कोई
मौका देना चाहिए। अब तो सवाल आप स्लो पॉइजन की बात करें, अरे भैया जो चीज बढ़ गया है वो एक हकीकत है। अगर क्रूड के दाम डबल हुआ है वो हकीकत है, हमको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर उसकी मार को जनता के ऊपर कम किया जाता है या फेज मैनर में किया जाता है, उससे आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए भैया? हमने तो एक दिन में 2012 की तरह 8 रुपए पेट्रोल डीजल में बढ़ा के देश की जनता की कमर नहीं तोड़ी, जब तो ऐसी कोई आपत्ति का भी सवाल नहीं था। हमने तो ऑयल बॉन्ड इश्यू करके उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया। तो दोनों में बहुत फर्क है, देश की जनता ये चीज जानती है। रोहन जी, आप इसको स्लो पॉइजन मत करिए। रोहन जी, मुझे इसका एपिटाइट ईशान ये बहुत लंबा चल जाएगा। आप दोनों का मेरे साथ ब्रजमोहन जी और जनरल सिन्हा भी मेरे साथ जुड़े हुए, बड़े अनुभवी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। ओके 10 सेकंड ईशान, उसके बाद जनरल से केवल 10 सेकंड प्लीज। बिल्कुल रमेश जी, देखिए जब यूपी की सरकार थी तो 2008 में आपने अरब स्प्रिंग सुना होगा, जब कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए थे। तो उस समय जो क्रूड ऑयल था वो हमारे समय पे $147 प्रति बैरल का मिल रहा था। उसके बाद जब मोदी सरकार आई, मोदी सरकार का जो औसतन रहा आपने देखा होगा कि $40 प्रति बैरल, $45 प्रति बैरल, $50 प्रति बैरल। हमने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई थी उस पर कभी भी, पेट्रोल पे ना डीजल पे, लेकिन इन्होंने पिछले 12 सालों में एक्साइज ड्यूटी लगभग 2-2.5 रुपए से बढ़ा के 32-33 रुपए तक कर दी थी पेट्रोल डीजल पे। यानी कि 16 बार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और बहाना देते हैं ऑयल बॉन्ड्स का, जो कि लगभग 3.25 मुझे लगता है ईशान ये चर्चा बहुत लंबी रहेगी कि आपने इतना बढ़ाया, हमने इतना बढ़ाया। आम आदमी को कैसे राहत मिलेगी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से, हम बाहर कैसे निकल के आएंगे ईशान, ये बड़ा सवाल है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।